पिछले वीडियो में हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ऊपर चर्चा कर रहे थे। वही चर्चा आगे जारी करते हैं। एशिया में उपनिवेशों की स्थापना से आज हम प्रारंभ करेंगे। मैं डॉक्टर एस तिवारी, गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा, छत्तीसगढ़ से आप सभी छात्र छात्राओं एवं प्रिय श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। किस प्रकार से एशिया में उपनिवेशों की स्थापना हुई, सबसे पहले हम भारत के संदर्भ में देखेंगे कि भारत में किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने साम्राज्य का विस्तार किया था। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, बंगाल की ओर किस प्रकार अंग्रेज़ों का साम्राज्य बढ़ा था, युद्धों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से। इसके पश्चात हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका में किस प्रकार से बस्तियां बसाई गईं, अमेरिका को गुलाम बनाया गया, फिर वहाँ स्वाधीनता आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात अफ्रीका का विभाजन किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने किया, वहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार अधिकार किया। इसके पश्चात ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी किस तरह से साम्राज्यवादी विस्तार अंग्रेज़ों का हुआ था, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पूरे विश्व में अंग्रेजी साम्राज्यवाद का विस्तार किस प्रकार से हुआ, ये हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एशिया के अंतर्गत न केवल भारत बल्कि भारत के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश तो एक साथ सम्मिलित थे, ये आपको ज्ञात है 1947 के पूर्व। इसके अलावा श्रीलंका में, अफ़गानिस्तान में भी पूर्णतः अधिकार तो नहीं हुआ, किंतु व्यापारिक प्रभाव और अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया गया। जापान भी इसी तरह से था। जापान में पूर्ण अधिकार नहीं किया गया, किंतु चीन में अफीम युद्धों के साथ अधिकार का प्रयास हुआ। बहुत कुछ सफलता भी इनके क्षेत्रों में इनको प्राप्त हुई थी। तो एशिया के अन्य जो क्षेत्र थे, दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीप समूह में कुछ द्वीपों पर, कुछ क्षेत्रों पर इनका अधिकार था। तो पूरे एशिया में भी इनके विस्तार को हम देखेंगे। तो इस वीडियो में पूरे विश्व में संक्षिप्त में हम देखेंगे किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, और इसके बाद फिर तीसरे वीडियो में इसका विश्लेषण करेंगे कि इनका अंत क्यों हुआ था। तो आइए शुरुआत करते हैं। एशिया में उपनिवेशों की स्थापना अंग्रेज़ों के द्वारा किस प्रकार से की गई। भारत में अंग्रेज उपनिवेश प्रारंभिक अधिकार 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापार करने के उद्देश्य से की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ 1608 में सूरत पहुँचे। 1611 में मसूलीपट्टनम में प्रथम कारखाना स्थापित हुआ। 1615 में सूरत में दूसरा कारखाना स्थापित किया गया। इंग्लैंड से सर टॉमस रो सन 1615 में राजा के आदेश पर जहांगीर के दरबार में व्यापार की अनुमति हेतु ब्रिटिश सम्राट का पत्र लेकर उपस्थित हुआ था। वह मुगल दरबार में 3 वर्षों तक बना रहा। इस तरह प्रारंभिक व्यापार के प्रमाण या उसकी अनुमति की जो प्रयास हुए थे उसके प्रमाण प्राप्त होते हैं। 1619 में सूरत में व्यापारिक चौकी स्थापित की गई तथा 1639 में मद्रास में व्यापारिक चौकी की स्थापना हुई। कोलकाता में फोर्ट विलियम, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और मुंबई में फोर्ट जॉर्ज, ये किले हैं। फोर्ट से, फोर्ट का अर्थ किला, दुर्ग, ये बनवाए गए। सूरत, आगरा, भड़ौच, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम में प्रारंभिक व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए गए। इसके पश्चात दक्षिण भारत और बंगाल पर अधिकार हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। दक्षिण भारत में कर्नाटक के युद्धों के साथ फ्रांसीसियों को अंग्रेज़ों ने भारत से बाहर कर दिया था। अलग अलग राजाओं का पक्ष लेकर एक पक्ष का साथ फ्रांसीसियों ने दिया था और दूसरे पक्ष का साथ अंग्रेज़ों ने दिया था। मूल रूप से अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की लड़ाई थी, जबकि दिखता ऐसा था कि भारतीय नरेश आपस में संघर्ष कर रहे हैं। फ्रांसीसियों को प्रारंभिक सफलता प्राप्त हुई थी, किंतु बाद में अंग्रेज इसमें सफल हुए और फ्रांसीसियों को भारत से बाहर करने में अंततः वे सफल रहे। मैसूर के युद्धों से आपको ज्ञात है, हैदर अली ने प्रारंभिक रूप से अंग्रेज़ों को पराजित किया था। टीपू सुल्तान ने भी संघर्ष किया था, किंतु अंततः टीपू को पराजित होना पड़ा था। युद्ध करते हुए मारा गया था। तो दक्षिण भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार कर्नाटक युद्धों और उसके बाद मैसूर युद्धों और फिर आगे चलकर मराठा युद्धों के बाद किया गया।
बंगाल के क्षेत्र में 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजों के अधिकार की शुरुआत बंगाल में होती है। 1764 में बक्सर के युद्ध ने निर्णायक युद्ध की भूमिका निभाई, क्योंकि मुगल सम्राट भी इसमें सम्मिलित था और अवध का जो नरेश था वो सम्मिलित था, बंगाल तो सम्मिलित था ही। इस तरह से 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद इनके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हुई थी, बंगाल के क्षेत्र में, और उत्तर भारत में भी इनकी धमक या प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है इस युद्ध के बाद। और इसके बाद उत्तर भारत की ओर इनका विस्तार हुआ। मराठा युद्धों, सिख युद्धों, अवध के विलय, सिंध में संघर्ष, इन सब के साथ लगभग संपूर्ण भारत पर, अधिकांश महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भारत के अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित कर दिया। युद्धों के अलावा साम्राज्यवादी नीतियां भी इन्होंने अपनाई। न केवल युद्ध बल्कि कूटनीतिक चाल भी इन्होंने चली। फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। हिंदू मुसलमान और अलग अलग जातियों में तोड़ने का प्रयास किया। सांस्कृतिक युद्ध भी इनका चलता रहा। मिशनरियों के माध्यम से भारतीयों को ईसाई बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। विले जली की सहायक संधि की नीति, डलहौजी की हड़प नीति इन नीतियों में प्रमुख थी। इन प्रकारेण भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार के लिए विभिन्न नीतियों का सहारा, कूटनीतिक चालों का सहारा, धार्मिक रूप से विस्तार का सहारा अंग्रेजों ने लिया और इस तरह से भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसका विरोध भी शुरू हुआ। 1857 की क्रांति, भारत में अंग्रेजों की साम्राज्यवाद अथवा उपनिवेशवाद का विरोध 1857 की क्रांति से प्रारंभ होता है। देसी रियासतों के नरेशों के द्वारा 1857 में विद्रोह खड़ा किया गया, जिसमें मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सहित कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, रानी झांसी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, खान बहादुर, लियाकत अली, इसके अलावा मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी। आप सभी भारतीय क्रांति से परिचित हैं। आम जनता ने भी इसमें सम्मिलित होते हुए संघर्ष किया था, किंतु अंग्रेजों के द्वारा इसका दमन कर दिया गया था। किंतु इसका एक बड़ा प्रभाव ये हुआ था 1857 की क्रांति का कि अंग्रेजी सरकार, क्राउन का ध्यान या रानी महारानी का ध्यान इस ओर गया था और अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जो शासन था, औपचारिक रूप से उसको परिवर्तित करके ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में भारत का शासन ले लिया और महारानी ने घोषणा की कि अब भारतीय प्रजा उनकी प्रजा है या इंग्लैंड की प्रजा है, ये कहा गया। इसके बाद अंग्रेज़ों का ध्यान भी गया इस ओर कि कुछ सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय तक वो देख चुके थे कि किस प्रकार से अमेरिका में आंदोलन हुआ था, युद्ध हुआ था और उनको वहाँ से वापस होना पड़ा था, अमेरिका को स्वाधीन करना पड़ा था। इस बात से वो भयभीत थे। इस क्रांति के प्रयास का बड़ा परिणाम यही हुआ था कि इसके पश्चात भारत के प्रति दृष्टिकोण में अंग्रेज़ों की परिवर्तन हुआ। अब इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट जैसे अधिनियम पारित किए जाने लगे। 1892, 1909, 1919 और आगे चलकर 1935 के अधिनियम पारित किए गए। कई कानून अथवा निर्णय का विरोध भी भारतीयों के द्वारा किया गया, जिनमें 1905 का बंगाल विभाजन, रॉलेट एक्ट, क्रिप्स मिशन आदि प्रमुख थे, जिनका कि जमकर विरोध भारत में किया गया और राष्ट्रीय आंदोलन भारत में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन और अंततः स्वतंत्रता को भारत प्राप्त हुआ, आप इससे परिचित हैं। अंग्रेज़ों के विरोध में सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था। विभिन्न आंदोलन, जिनमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख थे। 1946 में नौसैनिक विद्रोह भी हुआ तथा 1947 में भारत आज़ाद हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेज सामर्थ्यहीन हो गए। बांग्लादेश और पाकिस्तान भी इस समय भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित थे। यह दोनों देश भी स्वतंत्र हुए। भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान दो देश बना दिया गया, आप इनसे परिचित हैं। और बाद में बांग्लादेश का जन्म पाकिस्तान से पृथक होकर हुआ था। तो इस तरह से यद्यपि हमारा अध्ययन का जो समय सीमा है वो 1880 तक है, किंतु संक्षेप में हमने इसकी भी चर्चा की पूर्णतः कि किस तरह से भारत अंततः 1947 में आज़ाद हुआ था। एशिया के अन्य भागों में भी अंग्रेज़ों ने अधिकार किया। अंग्रेज़ों के द्वारा एशिया के अन्य भागों में भी भारत के साथ साथ अधिकार स्थापित किया गया। दक्षिण पूर्वी एशिया में मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई के क्षेत्र में अधिकार किया गया। हांगकांग पर 1842 से ब्रिटिश अधिकार था, इसे चीन से लीज पर लिया गया था। बर्मा,
श्रीलंका और फिलीपींस पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अधिकार स्थापित किया गया। मध्य पूर्व में इराक, ईरान, जॉर्डन, ओमान और यमन पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्थापित हुआ था। चीन में 1839 से 42 तक तथा 1856 से 60 तक अफीम युद्धों के साथ अपना प्रभाव क्षेत्र चीन में स्थापित किया गया। अफ़गान युद्धों के बाद अफ़गानिस्तान पर भी अंग्रेज़ों का नियंत्रण हुआ, किंतु अंततः मजबूर होकर पूरी तरह स्वाधीन उसको करना पड़ा था, किंतु फिर भी अंग्रेज़ों का प्रभाव वहाँ अवश्य था। अफ़गानिस्तान को पूरी तरह अधिकृत नहीं किया गया। इसी तरह नेपाल और जापान में भी व्यापारिक नियंत्रण कुछ हद तक प्राप्त करने में अंग्रेज़ों को सफलता प्राप्त हुई थी, यद्यपि इन देशों को भी पूरी तरह से अपने अधिकार में नहीं लिया गया था, किंतु फिर भी आर्थिक रूप से कुछ अधिकार यहाँ अवश्य प्राप्त किए गए थे। इस तरह से एशिया के क्षेत्र में अपनी साम्राज्यवादी नीति का विस्तार या साम्राज्य का विस्तार इंग्लैंड के द्वारा किया गया था। उत्तरी अमेरिका में अंग्रेजी साम्राज्यवाद। उत्तर अमेरिका में भी बस्तियों की स्थापना प्रारंभ हुई। कोलंबस के द्वारा अमेरिगो वेस्पुसी के द्वारा खोज के पश्चात उपनिवेशों की स्थापना का कार्य अंग्रेज़ों द्वारा प्रारंभ हुआ। 1607 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स के नाम पर जेम्स टाउन स्थापित किया गया था, पहली बस्ती थी। 1620 में स्मिथ रॉक पर पिलग्रिम के आगमन के साथ मैसाचुसेट्स राज्य की नींव पड़ी। वर्जीनिया कंपनी और मैसाचुसेट्स बे कंपनी ने यहाँ पर कार्य किया बस्ती की स्थापना का। 1681 में पेंसिल्वेनिया, 1607 में वर्जीनिया, 1620 में मैसाचुसेट्स, 1664 में न्यूयॉर्क, जो पहले न्यू नीदरलैंड के नाम से डच लोगों के द्वारा स्थापित हुआ था। बाद में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अधिकार किया और न्यूयॉर्क की स्थापना की, जो प्रमुख नगर राज्य था। जॉर्जिया की स्थापना जेम्स ऑगले थॉर्प के द्वारा 1733 में किया गया। मैरीलैंड 1632 में स्थापित हुआ। साउथ और नॉर्थ कैरोलिना 1663 में स्थापित हुए। इनके अतिरिक्त न्यू हैम्पशायर, रोड द्वीप, आयरलैंड, न्यू जर्सी, डेलावेयर, मैरीलैंड, ये रोड आयरलैंड था, आइलैंड, न्यू जर्सी, डेलावेयर, मैरीलैंड आदि की स्थापना हुई। स्वतंत्रता के पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित हो गए थे, जिनकी स्थापना का मुख्य श्रेय अंग्रेज़ों को जाता था। आंदोलन शुरू हुआ अमेरिका में। अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित व्यवस्था के खिलाफ अमेरिकन अंग्रेज़ों में विद्रोह की भावना फैली, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर लोग आदिवासियों को छोड़कर अंग्रेज थे। अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था असंतोषपूर्ण होने के साथ कर व्यवस्था एवं मताधिकार संबंधी शिकायतों को लेकर इस क्षेत्र में 1775 में जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में आंदोलन हुए। जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा 1000 की स्वयंसेवक सेना के साथ संघर्ष किया गया था और विदेशी सहायता के माध्यम से विशेषकर जो मदद प्राप्त हुई थी वो फ्रांस से प्राप्त हुई थी। फ्रांसीसी सहायता के माध्यम से इन्होंने युद्ध किया था और संघर्ष में अंततः अंग्रेज़ों को परास्त करने में सफल हुए थे। और 1886 में 83 से 86 के बीच पेरिस की जो संधि हुई, उस संधि में संयुक्त राज्य अमेरिका एक स्वतंत्र देश के रूप में इसका जन्म हुआ आधिकारिक रूप से। इस तरह से उत्तरी अमेरिका में संघर्ष चला और अंततः शीघ्र ही अमेरिका ने स्वाधीनता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की, क्योंकि वहाँ के निवासी मूल रूप से अंग्रेज ही थे। अफ्रीका में अंग्रेज साम्राज्यवाद। 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन के द्वारा अफ्रीका में अपनी साम्राज्यवादी गतिविधियां प्रारंभ की गईं। ईस्ट अफ्रीका के केन्या, तंजानिया, युगांडा के क्षेत्र में अधिकार स्थापित किया गया। मध्य अफ्रीका में जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मलानी पर अधिकार स्थापित हुआ। 1656 में हडसन की कंपनी ने केप ऑफ गुड होप में बस्ती बसाई। 1840 में नेटाल पर अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। ट्रांसवाल के बोवरों और जुलू जो जातियां थीं इस क्षेत्र के, इनके साथ इनका संघर्ष प्रारंभ हुआ। ऑरेंज फ्री स्टेट पर भी अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्थापित हुआ। पश्चिम अफ्रीका में गाम्बिया, गोल्ड कोस्ट, सियरा लियोन पर अंग्रेज़ों ने अधिकार किया। बचूनालैंड, रोडेशिया, कैप कॉलोनी और सूडान के क्षेत्र में भी अंग्रेजी आधिपत्य कायम हुआ था। कुल मिलाकर 33 लाख वर्ग मील के क्षेत्र पर अफ्रीका में
33 लाख वर्ग मील के क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ था। जब अफ्रीका का विभाजन हुआ उसमें ब्रिटेन की भूमिका बढ़ चढ़कर थी, महत्वपूर्ण थी। सोने और हीरे के खदान जब यहाँ मिलने लगे तब अंग्रेज़ों की रुचि अफ्रीकन क्षेत्र में और अधिक बढ़ गई और बड़े पैमाने पर अंग्रेज वहाँ जाकर बसने लगे। इनका संघर्ष वहाँ के आदिवासियों के साथ, जुलू और बोअर जातियों के साथ हुआ और इनको बड़े युद्ध लड़ने पड़े। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अफ्रीकन क्षेत्र से ब्रिटिश आधिपत्य समाप्त हो गया। तो ये अफ्रीका में इनका साम्राज्यवाद था। इसके पश्चात हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश अधिकार 1788 में हुआ, जब कैप्टन जेम्स कुक के नेविगेशन के पश्चात कैप्टन आर्थर फिलिप के नेतृत्व में प्रथम ब्रिटिश कॉलोनी सिडनी में स्थापित की गई। इसके पहले भी कई बार वहाँ के पूर्वी भागों में यूरोपियों का आगमन हुआ था, लेकिन स्थायी बसन या बसाहट का प्रारंभ 1788 में हुआ था। न्यूजीलैंड में भी ब्रिटिश अधिकार का प्रारंभ 19वीं सदी में हुआ, लेकिन इसका आधिकारिक स्थापना करागिन वनी तापुती वहाका तंत्र, इसको कहा जाता है, के माध्यम से 1840 में हुआ। यह समझौता न्यूजीलैंड के नैतिक संबंधों को स्थापित करने के लिए हुआ और वहाँ के माओरी जो जनजाति थी, मूल निवासी थी वहाँ की, उसके साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया था। न्यूजीलैंड में यूरोपीय अंग्रेज़ों के अधिकारों का प्रारंभ 19वीं सदी में हुआ था। 1840 में तापुती वहाका तंत्र या जिसको करागिल वनी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने माओरी जनजातियों और यूरोपीय पहुंच वालों, जो यूरोप के लोग वहां पहुंच रहे थे, उनके साथ समझौता किया गया। इस समझौते के द्वारा माओरी नेताओं ने अपनी भूमि और संसाधनों का सुरक्षित रूप से उपयोग करने का अधिकार बनाए रखा और वहाँ के यूरोपीय बसन को समझौते के अनुसार नियंत्रित भी किया। तापुती वहाका तंत्र के बाद न्यूजीलैंड के यूरोपीय स्थायी बसन का निर्माण हुआ और वहाँ की सरकारी प्रणाली ब्रिटिश आधारित बनी। यहाँ के माओरी समुदायों को उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों का समर्थन करने की बड़ी मांग थी इनकी, लेकिन उन्हें अधिकांशतः समाज में विभाजित किया गया। अंग्रेज़ों की जैसी नीति थी, फूट डालो और शासन करो की, और उनकी पहचान को स्थायी रूप से छीनने या मिटाने का प्रयास हुआ। यह यूरोपीय अंग्रेज़ों के साथ माओरी समुदायों के बीच समर्थन और विरोध के संघर्ष के केंद्र के रूप में न्यूजीलैंड बन गया था। साम्राज्यवादी तरीकों से ऑस्ट्रेलिया पर सीधे तौर पर इंग्लैंड का नियंत्रण नहीं था। इसके बजाय प्रारंभ में दंडात्मक उपनिवेशों के रूप में इसे बसाया गया था। इसका अर्थ आप समझते होंगे, दंडात्मक, जिनको दंड दिया जाता था इंग्लैंड से, जो अपराधी थे, जिनको देश से निष्कासित किया जाता था, उनमें सैनिक थे, अपराधी थे, चोर थे, इस तरह के लोगों को वहाँ से जिनको दंडित किया गया, राजनीतिक रूप से दंडित किया गया, उनको वहाँ से लाकर यहाँ छोड़ दिया जाता था। तो दंडात्मक उपनिवेश के रूप में इसे बसाया गया था, किंतु बाद में स्वतंत्र निवासी यहाँ जुड़ते चले गए, जिसके कारण विभिन्न राज्यों की स्थापना ऑस्ट्रेलिया के विस्तृत क्षेत्र में हुई। 1788 में सिडनी कैप्टन आर्थर फिलिप्स के नेतृत्व में पहले बेड़ा बॉटनी बे पहुँचा और यह एक दंडात्मक उपनिवेश के रूप में स्थापित हुआ। तस्मानिया और नॉरफॉक द्वीप सहित विभिन्न स्थानों पर दंडात्मक उपनिवेश स्थापित किए गए थे ऑस्ट्रेलिया में, जिससे इस क्षेत्र में ब्रिटिश शाही उपस्थिति दर्ज हुई थी। न्यू साउथ वेल्स कोर यहाँ पर स्थापित किया गया। दंड कॉलोनी में, जहाँ पर ऐसे दंडित लोग बसाए जाते थे, उन कॉलोनी में उस क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने के लिए गठित किया गया था न्यू साउथ वेल्स कोर। इस सैन्य बल ने प्रारंभिक ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों के शासन में भूमिका निभाई। अंग्रेज़ों ने आर्थिक विकास में योगदान करते हुए लकड़ी, खनिज और ऊन सहित ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन प्रारंभ किया। सोने की खोज भी प्रवासियों को सोने की खोज में लगाया गया, जिससे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या में वृद्धि हुई। 1868 में दोषियों के परिवहन या दंडात्मक जो बस्तियां थीं, दोषियों को यहाँ लाकर बसाया जा रहा था, उसका परिवहन का कार्य बंद कर दिया गया तथा मुक्त रूप से बसने वालों को प्रोत्साहित किया गया। इस तरह से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या थी वो पूर्व की अपेक्षा तीव्रता के साथ बढ़ी। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया
और न्यूजीलैंड में भी अंग्रेज़ों की बसाहट हुई। स्वयं अंग्रेज यहाँ आकर बसे और जैसा कि हमने चर्चा की, प्रारंभिक रूप से जिनको दंड दिया जा रहा था उनको देश से निष्कासित करने के बाद यहाँ भेजा गया था, किंतु बाद में यहाँ पर सामान्य लोग भी आकर बसने लगे और बाद में व्यापारिक संभावनाएं तलाशी गईं। व्यापार, उद्योग और जिस तरह से अन्य क्षेत्रों में कारण थे, उन कारणों से यहाँ पर भी बस्तियाँ बसाई गईं और साम्राज्य का विस्तार किया गया। इस प्रकार से पूरे विश्व में न केवल एशिया, भारत, बल्कि अफ्रीका में भी अफ्रीका का बाकायदा विभाजन किया गया था। सम्मेलन करने के पश्चात बड़ा क्षेत्र वहाँ भी प्राप्त किया गया था। उत्तरी अमेरिका में, जिसकी हमने चर्चा की, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ओर ध्यान दिया गया। विशेष करके जब अमेरिका में वे असफल हो गए, अमेरिका स्वतंत्र हो गया, तब बड़ा नुकसान अंग्रेज़ों को उठाना पड़ा। अब उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ओर इस तरफ ध्यान दिया गया था। अफ्रीका की ओर, अन्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया था, क्योंकि उपनिवेश अत्यधिक आय के स्रोत थे। जैसा कि हमने चर्चा की कि ये धन प्रवाह के केंद्र थे। अत्यधिक लाभ आर्थिक रूप से, व्यापारिक और औद्योगिक रूप से अंग्रेज प्राप्त कर रहे थे, करों के रूप में प्राप्त कर रहे थे। इस कारण से ऑस्ट्रेलिया में भी पहले तो दंडात्मक दंड देने वालों को यहाँ बसाया गया और बाद में स्वतंत्र लोगों ने भी यहाँ पर आकर बसना शुरू किया। सोने की खदानें खोजी गईं, अन्य खदानें, खनिज पदार्थ खोजे गए, व्यापार की संभावनाएं तलाश की गईं, उद्योग, व्यापार, इन सब कारणों से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के क्षेत्र में भी पहले बस्तियां बसाई गईं और फिर व्यापार और उद्योग जिस प्रकार से अंग्रेज करते थे वो कार्य उन्होंने यहाँ पर भी किया। तो इस तरह से विश्व के एक बड़े हिस्से में, बहुत बड़े हिस्से में अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी।